नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका दोस्तों बीपीएल एकेडमी जयपुर पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये साथियों मोटिवेशन क्योट्स है। सब दोस्तों, कठिनाइयाँ सभी को आती हैं, कोई लड़कर निखर जाता है तो कोई डर कर बिखर जाता है। तो साथियों अपनी तैयारियाँ बरकरार रखिए, सिलेक्शन आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो साथियों आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का दोस्तों क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन करेंगे। यदि आपने साथियों थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत शानदार होने वाली है और साथ में दोस्तों आपकी जो तैयारी है उसका लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों आपको कहाँ कहाँ कमी है, दोस्तों किस किस टॉपिक में आपको कमी है। जिस भी टॉपिक से दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं होती है उस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करना है और फिर से दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आइए साथियों बिना देर की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं और सबके टॉपिक वाइज दोस्तों आपको क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपको मिलने वाले हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपकी कुछ दोस्तों प्रस्तावना के मिल जाएंगे, कुछ आपको अधिकारों के मिल जाएंगे, कुछ संशोधन के मिल जाएंगे, कुछ कार्यपालिका के मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे लाइन बाई लाइन में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था। तो साथियों इसमें प्रावधान था कि जो हरिजन है उनके लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का दोस्तों एक प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उससे पहले साथियों लंदन से ही जो अध्यादेश जारी होकर आता था, 1861 के बाद में दोस्तों जो गवर्नर जनरल है वही अध्यादेश जारी करने लग गए। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो साथियों जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा वो आया था सन 1773 में। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो साथियों जब भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया सन 1858 में, क्योंकि दोस्तों 1857 के बाद में दोस्तों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी ने ही जो भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों छीन लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। तो साथियों जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था सन 1909 में, उसमें साथियों मुस्लिमों के लिए अलग से दोस्तों एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था कि साथियों उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना शुरू कर दी। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1946 के कैबिनेट मिशन में दोस्तों कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शंस दोस्तों आपके दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो लॉर्ड में एमरी थी वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थी। नेक्स्ट आपका, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्त थी। तो साथियों जो 1935 का अधिनियम आया था उसकी जो विशेषता थी वो प्रांत की स्वायत्त से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो साथियों जो शासन था हमारा वो सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। तो साथियों जो 1947 की माउंट बेटन योजना थी उसमें दोस्तों जो इस योजना में ये था कि जो भारत का जो शासन है वो भारतीयों को सौंपा जाएगा। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, माउंट बेटन योजना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कुछ अधिनियम दिए हुए हैं और उनके बारे में दोस्तों आपको बताना है। तो कौन कौन सा अधिनियम किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। तो साथियों 1919 में क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन 3 नंबर पे है। तो ए का आता है आपका 3। नंबर 2 आता है भारत सरकार अधिनियम।
साथियों, जो भारत सरकार 1935 का अधिनियम था उसमें जो प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाया गया था, तो वह का आता है एक। तीसरा आता है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो में क्या किया था दोस्तों कि जो मुस्लिम हैं, मतलब कुल मिलाकर जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। तो से का आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें साथियों इसके अंतर्गत आपकी जो सती प्रथा है उसको बैन करने का भी इसमें आया था। नेक्स्ट आपका भारत परिषद अधिनियम 1858। इसमें दोस्तों जो भारत है वो ब्रिटिश शासन शक्ति के अधीन हो गया। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बीच निहित माने जाते हैं। दोस्तों इनमें से अधिनियम दिए हुए हैं और उनमें बताना है कि क्या दोस्तों कौन सा अधिनियम था जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन की शुरुआत मानी गई। साथियों जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आई तभी से दोस्तों दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए। तो ये दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन का निहित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1909। इसी के ही आपको दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस सूची के द्वारा किया गया। तो साथियों जो केंद्र और प्रांत के मध्य हमारी दोस्तों संघ सूची भी आती है, राज्य सूची भी आती है और समवर्ती सूची भी आती है। तो ऑप्शन बनता है इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। साथियों जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने इस बारे में कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा आगे भविष्य में वो भारतीय की इच्छा के अनुसार ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो साथियों जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया वो थे हमारे एम.एन. रॉय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो साथियों जो भारत की सभा है उसको गठित करने का आधार था हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर। साथियों जब कैबिनेट मिशन योजना यही थी कि उसमें दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो साथियों जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो आप उनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना साथियों, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप या तो आप उसे ऑनलाइन पढ़ लें या अपने दोस्तों नोट से रिवीजन मार लें उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो साथियों जो फैजपुर का अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो साथियों कुल सदस्य होने थे हमारे 389। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों आपकी जो संविधान सभा की समितियां दी हुई हैं और सामने उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, आपको इनसे मिलान करना ही कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष है। सबसे पहले साथियों आप जानते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके B.R. अम्बेडकर के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 4 का आ रहा है 1। फिर आ रहा है साथियों मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित आपके दोस्तों मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकार आपके वल्लभ भाई पटेल पे थे। B का रहा है आपका 1। फिर आता है आपका दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और बची अगली कार्यकारी समिति उसके थे कन्हैया लाल मुंशी। राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे। नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान या साथियों मूल अधिकार। सबसे पहली बात तो साथियों आपका जो नागरिकता है वो 26 दिसंबर को आ गया था। चुनाव संबंधी प्रावधान भी आ गए थे और अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान दोस्तों आपके 26 दिसंबर 1949 से लागू हो चुके थे और जो आपके मूल अधिकार थे दोस्तों इनको बाद में जोड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर JB कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? साथियों जो संवैधानिक सरकार थी उसका यह सिद्धांत था कि व्यक्ति बदल जाएगा लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है वो हमारी उत्तरदायी सरकार होती है दोस्तों, वही हमारी जवाबदेही सरकार होती है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है? जो हमारा दोस्तों संविधान है वो हमारा उदार भी है और कठोर भी है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों आपके संविधान से कि प्रस्तावना से आ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना की कौन कौन सी है, क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की उपमा प्रदान की गई है? तो साथियों जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो साथियों जो संविधान निर्माता है उन्होंने हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर मूल रूप से विशेष तौर पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? तो साथियों धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, कि हमारे भारत दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्मों का दोस्तों सम्मान किया जाता है, इसलिए राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? जहां पर दोस्तों अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो उसे गणतंत्र कहा जाता है, और जिस राजा को दोस्तों जनता के द्वारा चुना जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? साथियों जो संविधान की प्रस्तावना में हमारा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी, जनवादी और गणतंत्रवादी। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इस विषय में कौन सा दोस्तों कथन सही है? कथन दोस्तों आपके दिए हुए हैं कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, सन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था। साथियों जो धर्मनिरपेक्ष है वो आपके 42वें संविधान संशोधन में सन 1976 में जोड़ा गया। तो इसके राइट आंसर बनते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दिए हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसा है साथियों? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो साथियों जो संविधान में परिवर्तन, जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 42वां संशोधन अधिनियम सन 1976। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी संविधान संशोधन आए तो दोस्तों आपको आंख बंद करके 42वां संविधान संशोधन करके आना है। ध्यान रखने इस बात को, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और ये चीज जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो साथियों वो हमारा प्रजातंत्र कहलाता है। जो वयस्क नागरिक मतदान करेंगे दोस्तों वो हमारे प्रजातंत्र के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो साथियों जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? भारत को साथियों सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवादी और लोकतांत्रिक कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन दिए हुए हैं, भारत संविधान आध्यात्मक है,
भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, और दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। साथियों राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर था संसद, और संसद में दोस्तों जो नेता चुन के जाते हैं उन्हें चुनता है दोस्तों प्रजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे कथन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला कथन है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी ठीक है। तो साथ में इसके तीनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इसमें कथन कौन सा सही नहीं है? पहला साथियों भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये भी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी ठीक है। और आपका डी पॉइंट है संविधान के परिवर्तन के समय में ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। साथियों मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, मूल कर्तव्य को साथियों बहुत बाद में जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में साथियों हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य हैं साथियों 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? साथियों जब देश आजाद हुआ था और जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय राज्यों की संख्या थी साथियों 25। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? साथियों सन 1966 में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। नेक्स्ट आता है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन किया गया सन 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। दोस्तों गठन हो गया था 1952 में, लेकिन नियुक्ति हुई थी 1953 में, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो समिति है उसके अध्यक्ष थे दोस्तों जस्टिस फजल अली आयोग। दोस्तों राज्यों के जो पुनर्गठन से रिलेटेड वो आपकी फजल अली आयोग की समिति होती है। जब भी क्वेश्चन पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से आए और आपको जस्टिस फजल अली समिति दी हुई हो तो आप उसी को ही करके आए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 14 और 7। नेक्स्ट है दोस्तों आपके भारत के संविधान के लक्षण दिए हुए हैं। सॉरी मतलब भारत के संविधान जो पार्ट दिए हुए हैं कौन सा पार्ट है वो किस किस देश से लिया हुआ है तो आप उनको बताना है। सबसे पहले दोस्तों जो आपके मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार कहाँ से आए हैं दोस्तों? ये आए हमारे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से आए हैं। और संसदीय प्रणाली आपकी यूके की है। आपात उपबंध दोस्तों आपात उपबंध आपके आए हैं आपातकालीन, ये जर्मनी से आए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ ही इसका राइट आंसर है 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में विलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए। मतलब दोस्तों आपके जो आपातकाल 352, 356 और 360 ये तीनों की तीनों दोस्तों जर्मनी से लिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है।
नेक्स्ट भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है आपका, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हुए हैं दोस्तों? अभी आपने जस्ट ही किया है, नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए हुए हैं। और जो आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं हमने? मूल अधिकार हमारे यूएसए मतलब अमेरिका से लिए हुए हैं। दूसरे कभी आता है संघ राज्य और संबंधों की जो समवर्ती सूची है उसे दोस्तों लिया हुआ है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ अधिक शक्ति निहित है, ये दोस्तों हमारे कनाडा से लिया हुआ है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों इसका 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी, 3, 5, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दोस्तों अपने स्रोत से सम्मिलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, ये नहीं लिया है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। मौलिक अधिकार अमेरिका से हैं। जो न्यायिक पुनरीक्षण हमारी ब्रिटिश परंपरा से नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना से दोस्तों क्या क्या लिया हुआ है? मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है प्रस्तावना से। संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री नहीं, संविधान प्रस्तावना से केवल दोस्तों संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ दोस्तों आपको पॉइंट दिए हुए हैं जिन्हें भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, उन्हें उसी क्रम में लिखना है। तो साथियों सबसे पहले आता है हमारा संप्रभुता, एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षवादी और साथियों गणराज्य। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और साथ लास्ट में दोस्तों गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, यहाँ पे भारत के संविधान के कुछ वही उपबंध दिए हुए हैं और ये स्रोत दिए हुए हैं। जो संविधान संशोधन हमारे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ है। तो पहले का आ जाएगा 3। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से आए हैं? नीति निर्देशक तत्व आए हमारे आयरलैंड से। आयरलैंड का बनता है हमारा आयरिश सिद्धांत संविधान। 2 का आपका, बी का आपका 4 हो गया। नंबर 3 दोस्तों आता है आपका राष्ट्रपति का आपात अधिकार। राष्ट्रपति का आपातकालीन दोस्तों जितने भी 352, 56, 60 आपातकालीन आपके जर्मनी के हैं। संघ राज्य संबंध निहित है दोस्तों, वो आपका कनाडा से है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 3, 4, 1 और 2। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह साथियों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों 3 सही है, एक चौथा गलत है, देखना आपको। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द अनुच्छेद 39 दे के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की समानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। तो साथियों जो समाजवादी में दोस्तों अनुच्छेद 25 नहीं है कि दोस्तों की जो ये है अनुच्छेद 25 के तहत जो न्यायालय को अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। ये इसका दोस्तों गलत आंसर है। नेक्स्ट है इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? साथियों समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1976 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो साथियों जो भारतीय संविधान की जो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता दोस्तों जनता के हाथ में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है। तो साथियों वयस्क मताधिकार की आयु हमारे 18 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विधि के समक्ष समानता की संकल्पना किस देश से ली हुई है? दोस्तों जो विधि के समक्ष समानता हमारे दोस्तों ब्रिटेन से ली हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। संविधान में संघवाद दोस्तों कनाडा से आता है। संघ का रिलेटेड जहाँ भी आएगा राज्य और संघ का दोस्तों वो कनाडा से आएगा। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों, संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली हुई दोस्तों? आपातकालीन शक्ति आपकी जर्मनी से ली हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? साथियों जो भारतीय संविधान है हमारा 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो साथियों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे भाग 20 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो साथियों जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हमारे भाग 21 में है। नेक्स्ट आ रहा है आपका पंचायती राज से संबंधित प्रावधान। पंचायती राज संविधान दोस्तों आपके भाग 9 में आते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित विभाग दोस्तों संबंधित भाग आपका 9A, पंचायती 9 और नगर पालिका 9A। विभिन्न पदाधिकारियों दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय की जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया हुआ है दोस्तों? शपथ और पद ग्रहण का दोस्तों आपकी तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया हुआ है? तो साथियों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा है। नेक्स्ट हमारी किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों जो भाषाओं का उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची में है दोस्तों, उसमें टोटल 22 भाषाओं के बारे में दोस्तों विस्तृत में जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट आता है किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है? दोस्तों जो तमिलनाडु है उसके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट है दल बदल कानून का संबंध किस अनुसूची से है? साथियों जो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। नेक्स्ट है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट है किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दोस्तों 5वीं जो अनुसूची है उसमें राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके जो नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा किस अनुसूची के संबंध में स्थापित किया गया कि इसमें शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? तो साथियों जो आपकी 9वीं अनुसूची है उसमें इस तरह का विवरण दिया हुआ है कि अगर मौलिक अधिकारों का हमारा उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ दोस्तों कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश से 5 वर्ष से अधिक रहा हो। ये नहीं है दोस्तों, विदेश न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। साथियों हमारे देश की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। यदि कोई भी भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो इंडियन की जो नागरिकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के किस भाग में है? तो साथियों जो मौलिक अधिकार हमारे दोस्तों भाग 3 में है। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकारों का विवेचन किन अनुच्छेदों में है? तो साथियों मौलिक अधिकार आते हैं हमारे भाग 12 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? तो साथियों वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का आधार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का आधार हमारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दोस्तों वर्णित है।
अनुच्छेद 21 को ही दोस्तों हम निजता का अधिकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 10वां पॉइंट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो साथियों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी साथियों आपको अधिकार दिए हुए हैं और सामने कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। तो पहले नंबर पर दिया है साथियों आपका समता का अधिकार। समानता का अधिकार आपका होता है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर। तो इसका है ऑप्शन ए का नंबर 4। बी है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका भाग 19 में, सॉरी अनुच्छेद 19 में, जिसमें दोस्तों आपकी मीडिया हो गई, आपकी धरना प्रदर्शन हो गया, इसकी दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो बी का हो गया भाग 6। सी है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका 23 और 24 में। इसके अंदर साथियों आपके जो बालक हैं उनके कारखाने के अंदर काम करने का वो भी इसी के अंदर दिया हुआ है 23-24 के अंदर। नेक्स्ट आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। नेक्स्ट है साथियों आपका संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। तो साथियों, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आता है दोस्तों आपके अनुच्छेद 32 में। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 4, 6, 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो साथियों, अनुच्छेद 19 के भाग डी के अंतर्गत साथियों आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हो। इसकी दोस्तों आपको संविधान का अनुच्छेद जो 19D है आपका सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 से 14 साल के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, ये हमारे 21 क में वर्णित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है आपका जो नीति निर्देशक तत्वों का लोक संविधान के किस भाग में? साथियों, नीति निर्देशक तत्व आते हैं दोस्तों आपके 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया हुआ है? तो साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं और आता है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके अनुच्छेद 51 के में वर्णित है, जैसे दोस्तों 51 ए भी बोला जाता है। और साथियों, वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं साथियों 11। नेक्स्ट है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो साथियों, जो 10 मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी हुई है? तो साथियों, धार्मिक शिक्षा के लिए आपके अनुच्छेद 29 और 30 दिए हुए हैं। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है? तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? दोस्तों,
जो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जो न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है, जिसे दोस्तों समादेश बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे दोस्तों केवल कल्याणकारी राज्य की ही स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य था। राइट आंसर बनता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो साथियों, जो आपका जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में पारित हुआ, जिसे दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, इसी ने ही दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? दोस्तों, जो संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश है वो नीति निर्देशक तत्वों से दिया जाता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार उपेक्षित हुए। दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है, तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? साथियों, ग्राम पंचायतों के लिए केवल एकमात्र अनुच्छेद है, जो है दोस्तों ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40 के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख दिया हुआ है? दोस्तों, जो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का दोस्तों अलग अलग विवरण दिया हुआ है कि ये दोनों दोस्तों अलग अलग हैं। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रिलेशन दोस्तों अनुच्छेद 51 से है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है, और इसी में ही 51 ए में एक पार्ट जोड़ा गया है आपका, वो आपके मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है आपका, काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो साथियों, इसको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। दोस्तों, राज्य का कल्याणकारी होना एक तो नीति निर्देशक तत्वों में होगा और दूसरा भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में होगा। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो साथियों, जो मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसकी विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो साथियों, जो अनुच्छेद 21 है वो हमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का है, धर्म का है, लेकिन दोस्तों हम हड़ताल पर जाएं ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों, भाषण में अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है। तो साथियों, भाषण में अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता दोस्तों ये गलत आंसर है इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? साथियों, जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है, जो कि दोस्तों जो बच्चों का जो कारखाना अधिनियम आया था 1948 उसी को भी दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल किया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, मूल अधिकार में हमारा संपत्ति का अधिकार जैसे हटा दिया गया है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य संबंध किस सूची के अंतर्गत आते हैं? अनुसूची दोस्तों, केंद्र और राज्यों का संबंध आता है हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत।
नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार के अंतर्गत आते हैं हमारे धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण करने का अधिकार है, ये भी ठीक है। धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन, दोस्तों कोई भी धार्मिक निकाय किसी भी धर्म से जुड़े लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। तो दोस्तों 1, 2 और 3 तो इसके ठीक है और चौथा इसका गलत है। 1, 2, 3 कौन सा ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है साथियों। जो 8वीं अनुसूची में हमारी कुल भाषाएं 22। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। दोस्तों इसमें जोड़ी गई हमारी सिंधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों 8वीं अनुसूची में हमारी जो राजस्थान की भाषा है उसे सम्मिलित नहीं किया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सुमेलित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये बिल्कुल ठीक है। 7वीं अनुसूची भाषा से नहीं दोस्तों, राज्य संघ से रिलेटेड है। 8वीं राज्य संघ से रिलेटेड है, 8वीं भाषाओं की है। 9वीं दल बदल की नहीं है, बिल्कुल भी ये भी गलत है। साथियों सही है आपकी ए चौथी अनुसूची। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। तो साथियों भारत की एकता, प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखना ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है क्या, नहीं आता है। केवल जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही दोस्तों इनको लिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है सभी वर्गों में संपत्ति एवं भौतिक स्रोतों का उचित वितरण करना, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना, ये भी ठीक है। भारत के समस्त लोगों को सामान्य भ्रातृत्व की भावना तथा सामंजस्य बनाए रखना, नहीं बना सकते। ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करना, कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व हिंसा का त्याग करना, दोस्तों ये राज्य का मैटर नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 5। इसमें दोस्तों केवल वो ही लेने हमको जिन पर दोस्तों राज्य का कंट्रोल हो सकता हो। नेक्स्ट है निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता दोस्तों जो कि छुआछूत होता है निषेध के लिए प्रावधान है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। जैसे अस्पृश्यता का अंत दोस्तों जो कि 3 एक्ट होता है, आप जैसे केस लगाते हैं जिसमें 3 एक्ट लगता है वो उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची पहले संशोधन के द्वारा अनुसूचित हुई है। ये दोस्तों ये राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ये दोस्तों आपके आता है अनुच्छेद 51 में, और अनुच्छेद 51 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ संविधान के अनुच्छेद दिए उन्हें मिलान करना है। दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत का गठन करता है, बिल्कुल ठीक है। 41 काम करने का अधिकार देता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 44 दोस्तों हमें समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, ये भी ठीक है। और साथ ही इसमें गौपालन का भी ये क्वेश्चन आया है पिछले एग्जाम में। तो गौ सेवा दोस्तों आपके अनुच्छेद 48 से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। दोस्तों ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, जो कि दोस्तों समान वेतन समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। दोस्तों अनुच्छेद 25 से 30 तक आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आती है, तो 25 आपका दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित
एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 29 और 30 आपके इससे रिलेटेड है, लेकिन 30 अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी दोस्तों दल बदल विरोधी कानून है वो आपकी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों कोई भी पार्टी के जो MLAs या MPs हैं दोस्तों जब वो पार्टी चेंज करते जाते हैं तो उन्हीं के लिए दल बदल कानून बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें कुछ कृत्य कार्य दिए हुए हैं और इनके दिए हुए कि ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो आता है सबसे पहले दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा के भाव से शपथ लेता है। तो पहले का आता है 3। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का जज। सर्वोच्च न्यायालय का जज दोस्तों संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है, ये ठीक है। और जो संसद के सदस्य हैं उनका काम क्या है दोस्तों? जो संसद के सदस्यों का काम है, जो कर्तव्य हैं उनका निष्ठापूर्वक निर्वहन करवाना। और जो संघ के मंत्री हैं उनको काम क्या है? जो भी कोई भी सूचना हो उसकी गोपनीयता बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो साथियों केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों उनकी रक्षा करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है इसका अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में कहा है कि एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 के तहत है। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान हमारा दोस्तों राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम कितने नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को जमानत जब्त होने से बचने के लिए कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है? तो साथियों कुल 1/6 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो साथियों जो चुनाव लड़ रहा है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति साथियों अपना जो त्यागपत्र है उसे उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो साथियों सर्वोच्च सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारा होता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन साथियों NTPC 2022 के CB 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो साथियों ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोस्तों क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है अध्यादेश कितने समय के लिए प्रभावी रहता है? तो साथियों जो अध्यादेश है वो 6 माह के लिए प्रभावी होता है। नेक्स्ट है भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो जो भारत की आकस्मिक निधि है साथियों उस पर हमारे राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता? तो साथियों अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। दूसरे 352, 356, 360 राष्ट्रपति के आपातकाल के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर अनिवार्य है? तो साथियों कुल दोस्तों 1/4 जो सदस्य हैं उस सदन के, उनका उस जो महाभियोग लाया हुआ जो प्रस्ताव है उस पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1/4 बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा के कुल सदस्यों के कितनी बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो साथियों 2/3 बहुमत से उसे पारित होना आवश्यक है, तभी दोस्तों महाभियोग पारित होगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का जो आपका उपराष्ट्रपति पद है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता होती है? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक साथियों, तो 50-50 रेशो इसमें होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका, जो संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो आती है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है दोस्तों, जो शपथ प्रधानमंत्री है उसको शपथ दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो साथियों जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी होना चाहिए। वे संसद के किसी सदन का सदस्य हो नहीं दोस्तों, सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? साथियों इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं हुई है, एक राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार, 4 बार, 6 बार दोस्तों, कितनी भी बार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है, तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? साथियों जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य इसमें चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ये साथियों राज्यसभा के पास इसका अधिकार होता है कि वो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटा सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम न हो या अपरिचित हो। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति इन सभी कंडीशंस में राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये देता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों हमारे बिहार से थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग इसकी भी दोस्तों राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल की भी दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक दोस्तों अपने पद पर रह सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों कुल संख्या दोस्तों मनोनीत सदस्यों की है 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? बिल्कुल सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो साथियों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। जरूरी नहीं कि दोस्तों सत्ता दल का ही अध्यक्ष हो। दोस्तों अगर जो प्रधानमंत्री है वो अगर दोस्तों गठबंधन की सरकार का हुआ तो भी तो उसमें अंतर हो सकता है, तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट है, 72 में से निम्न में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? साथियों लोकसभा का नेतृत्व हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दोस्तों संसदीय सचिव इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। संघीय मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? साथियों जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या का कुल 50% इसमें हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश या आपका सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल? दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है वो हमारा प्रथम विधि अधिकारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति दोस्तों हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है? दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार दोस्तों कैग को भी हटा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों कदाचार और अक्षमता दोस्तों दोनों हो तो हटा दिया जा सकता है। इनके विरुद्ध दोस्तों एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव पारित होने के बाद दोस्तों दोनों सदनों में पेश किया जाता है और दोनों सदनों में दोस्तों बहुमत हासिल होने के बाद इनको दोस्तों कार्य मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको भी दोस्तों इसी तरह महाभियोग लाया जाता है, उनके खिलाफ भी उनको भी ऐसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, जो भारत का महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन कैसे पेश करता है? दोस्तों हर साल दोस्तों ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जो CAG का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 या 65 साल, कोई भी जो पहले हो जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 30 सदस्यीय जो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? दोस्तों जो प्राक्कलन समिति है वो लोकसभा की समिति होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा की होती है 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति होने का सही क्रम बताइए। तो साथियों सही क्रम देखिए, सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर दोस्तों GS पाठक, तीसरे पर BD जत्ती और चौथे पर दोस्तों R वेंकटरमन सबसे लास्ट में है। तो दो सबसे लास्ट में कौन से में? केवल ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। नेक्स्ट है साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, या लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। दोस्तों तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो साथियों ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा कुमार गुजराल, HD देवेगौड़ा और दोस्तों आपके चंद्रशेखर। तो साथियों जो चंद्रशेखर और HD देवेगौड़ा ये दोनों तो सदस्य थे नहीं, लेकिन साथियों जो आपके इंद्र कुमार गुलजार, सॉरी अरे यार इंद्र कुमार गुलजार और HD देवेगौड़ा इसका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों मोरारजी देसाई के टाइम पर 2 व्यक्ति दोस्तों उप प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहा है? तो साथियों जो चौधरी देवीलाल है उनके, एक तो दोस्तों आपके मोरारजी देसाई थे, उनके टाइम पे 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और आपके दोस्त देवीलाल जी है, इनके टाइम पे भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो साथियों जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है कि उनकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो दोस्तों संसद का गठन आपके अनुच्छेद 79 के तहत किया हुआ है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में संसद की पहली बैठक का आयोजन किया गया हमारा 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा राज्यसभा की प्रथम बैठक की गई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों 552 इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में हमारे 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए हुए हैं? तो साथियों अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST के जो सीट है उनको आरक्षित किया हुआ है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है? तो साथियों अनुच्छेद 97 के तहत जो लोकसभा है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो साथियों सबसे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे वो हुए थे हमारे 1952 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो साथियों धन विधेयक आता है हमारे अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को हमारे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और साथियों अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? साथियों राज्यसभा सदन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु कंप्लीट करना अनिवार्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो साथियों राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर 250 हो सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों राज्यसभा में 200, जैसे लोकसभा में कितनी है दोस्तों 545, राज्यसभा में कितनी है 245। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? तो दोस्तों निर्वाचित सदस्य हमारे 238 हैं। राज्यसभा की अधिकतम 31 सीटें कहाँ हैं दोस्तों? तो 31 सीटें हमारे यूपी में हैं, क्योंकि दोस्तों जो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी दोस्तों यूपी के अंतर्गत है, तो स्वाभाविक बात है तो राज्यसभा की भी अधिकतम सीटें दोस्तों यहीं पर ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है? दोस्तों जबकि अखिल भारतीय सेवा है
उनके सृजन का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र सरकार को दे सकती है। नेक्स्ट है राज्यसभा का स्थायी सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं दोस्तों, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और साथियों नीचे दोस्तों बी और सी इसका बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसमें आजीवन सदस्य नहीं रहते हैं, एक 23 सदस्य हर बार रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में। नेक्स्ट साथियों वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो दोस्तों जो लोकसभा में जो सीटों का जो आवंटन है दोस्तों वर्तमान में, वो हमारी 1971 की जनगणना के आधार पर किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका यूपी के अतिरिक्त लोकसभा में कितने 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। दोस्तों महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों में भी दोस्तों यूपी के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और बिहार का है। पहले पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है दोस्तों आपका बिहार। भैया ये साला नीचे चला जाता है यार बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी के अतिरिक्त ये हो गया आपका आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। साथियों एक बार में दोस्तों केवल 1 साल के लिए ये बढ़ा सकते हैं। और आपातकाल कितने दिन के लिए लगता है। आपातकाल आपका लगता है ओनली 6 माह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये केवल एक ही स्थिति में बढ़ाया जा सकता है जब देश में आपातकाल लागू हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो साथियों दोनों बैठकों के बीच में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए दोस्तों। मिनिमम दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों 6 माह का अंतराल है, इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए कि 6 माह के अंदर दोस्तों बैठक हो जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों संसद के जो दोनों सदन हैं उनके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जब दोस्तों कोई भी विधेयक पास करना हो या दोस्तों तो ये दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और उस सदन की अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन है आपके दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। सी है आपका दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो दोस्तों ये उपस्थिति जो प्रेजेंट है और जो सामान्य बहुमत है उसके द्वारा विधेयक पारित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय दोस्तों सबसे पहले आता है प्रश्नकाल। जब भी दोस्तों कार्यवाही स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या आपका जिनका कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी सवाल आप उससे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। दोस्तों जो संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल ऑप्शन नंबर 2 क्या था केवल डी में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो दोस्तों धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे दोनों ही सदनों में पास कराना अनिवार्य होता है। अगर एक भी दोस्तों जो राज्यसभा है वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे दोस्तों पास कराना अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है हमारा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो साथियों, जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल और दोस्तों देश का होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। दोस्तों, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों राष्ट्रपति की इच्छा के जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक दोस्तों राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों राज्यपाल इसका प्रमुख शासन संचालक होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री नियुक्ति करती है हमारे राज्यपाल। नेक्स्ट है, सामान्यतः जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संगारक तथा प्राणदाता होता है। तो साथियों, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता होता है हमारे दोस्तों मुख्यमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। साथियों, जो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी हमारे दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे मुख्यमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो साथियों, जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? तो दोस्तों देख लीजिए, राजनयिक शक्तियाँ, मृत्युदंड से क्षमादान की शक्ति, ये भी उसके पास में नहीं है। सैन्य शक्ति भी उसके पास में नहीं है। तो दोस्तों राज्य सरकार के ऊपर वीटो पावर दोस्तों है 1 नहीं, 2 नहीं और 3 नहीं, केवल दोस्तों ये है। राइट आंसर 1, 2, 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो दोस्तों विवेकाधीन शक्ति देखिएगा, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है उस स्थिति में मुख्यमंत्री को चुनना, ये ठीक है, ये शक्ति उसके पास में है। किसी भी समय मंत्रिमंडल को भंग करना, दोस्तों मंत्रिमंडल को भंग किसी भी समय राज्यपाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना, ये भी ठीक है दोस्तों। 1 और 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है दोस्तों संवैधानिक शासक और केंद्र का प्रतिनिधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? दोस्तों संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। दोस्तों परिसंघीय का मतलब यही है कि दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण होना ही परिसंघीयता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को। तो दोस्तों जो संघीय सरकार है उसके पास में ही दोस्तों कुछ अवशिष्ट अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य संवर्ती सूची में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो साथियों वे अवशिष्ट अधिकार आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में निहित है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य या संवर्ती सूचियों में उल्लेख हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? दोस्तों जिनका उल्लेख नहीं है, जिनका भी दोस्तों केंद्र राज्य संवर्ती सूची में, उनका विधि निर्माण कौन कर सकता है? तो साथियों जो संसद है वो ऐसे मामलों में दोस्तों अपनी विधि का निर्माण कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थापना वर्ष दे रखा है, किस राज्य की स्थापना कब हुई थी ये आप देख लीजिए।
सबसे लास्ट में 1987 सन दे रखा है, तो सबसे लास्ट में किस, जो गोवा है, गोवा की स्थापना साथियों सन 1987 में हुई थी। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले, उससे पहले 1975 में दोस्तों सिक्किम की हुई थी। फिर उससे पहले 1962 में नागालैंड की, और 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र की। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था। साथियों, जो हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था, 4 और त्रिपुरा भी था। राइट आंसर 1, 2, 4 इसका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश फ्रांस द्वारा भारत को सौंपा गया है। तो दोस्तों कराईकल माही फ्रांस का दोस्तों इस पर कब्जा था, जिसे भारत को सौंपा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है वो इसे प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य विधान बना सकता है राज्य सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर, या अवशेष सूची के विषयों पर। दोस्तों राज्य केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर ही विधान बना सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया हुआ है। दोस्तों के.डी. हेगड़े, ये पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे और बाद में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो दोस्तों जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने की उम्र सीमा क्या है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की हमारी 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। दोस्तों रिटायर होने के बाद जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों, प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य दिए और उनकी पद की अवधि दी हुई है। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल की आयु पूरी होने पर रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट के दोस्तों जो जज हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। CAG 6 या 65 जो भी पहले हो जाए वो, ये भी ठीक है। और राज्यपाल 5 साल की उम्र के बाद में दोस्तों उसकी पदावधि खत्म हो जाती है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट साथियों, उच्च न्यायालय दे रखे हैं हाई कोर्ट और उनका क्षेत्राधिकार दे रखा है। ये देखना दोस्तों कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट कोलकाता के बीच में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप आता है। नेक्स्ट गुवाहाटी में दोस्तों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम का क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्षेत्र जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम का क्षेत्र दोस्तों सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद हैं उनको मिलाना है कि किस अनुच्छेद में किसका विवरण है। छुआछूत दोस्तों यह आ गया आपका अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 3 एक्ट के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ए का 3 कौन से में दिया हुआ, ए और सी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18 में, इसके अंतर्गत दोस्तों एक अपवाद है, सेना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका A3 B4 दोनों में ठीक है। अब आता है बाल श्रम पर निषेध। दोस्तों बाल श्रम आता है आपका 24 के अंतर्गत।
बाल श्रम आता है दोस्तों आपका 24 के अंतर्गत। सी का एक, ये कौन से में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और डी और देख लीजिए दोस्तों, जो मानव तस्करी आपके अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाए इसका 3, 4, 2 और 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राज्य परिषद दे दिया, वित्त आयोग दे दिया दोस्तों। वित्त आयोग आपका 280 के अंतर्गत आएगा। बी का 2 देख लीजिए अब, बी का 2 तीनों में दे रखा है। पहला देखिए अंतर्राज्य परिषद किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। अंतर्राज्य परिषद आपके 263 के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक अधिकरण ये आपके 323 में आता है। और संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों 315 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों। जो सबसे पहले आपके मूल अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं आपके 12 से 35 भाग 3 12 से 35 मूल अधिकार हो गए। भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों संघ एवं संघ शासित प्रदेश आ गए। भाग 2 में आपकी नागरिकता आ गई और भाग 9 में आपके पंचायती राज आ गई। तो राइट आंसर दोस्तों 4, 1, 2, 3 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद वो दिए हुए हैं। अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग आ जाएगा राष्ट्रपति पर। 61 का 2, पहले का 2 किस में दोस्तों, ए और सी में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति को पद से हटाना, बी का 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। और देख लीजिए दोस्तों अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना अनुच्छेद 94 के तहत। और राज्यसभा के जो उपसभापति है उसको पद से हटाना अनुच्छेद 90 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों ये संधियों हैं और इन सन में दोस्तों क्या क्या हुआ है वो सामने इनका प्रमाण दिया हुआ है, उनका मिलान करता है दोस्तों। जो सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे आपके 1952 में और 5वें चुनाव हुए थे 1971 में। 5 चौक 20 सर आप लगा लीजिए इसे। नेक्स्ट आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों। आपकी पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी आपके सन 1959 में। तो ए का 1 और डी का 2, ए का 1 और डी का 2 दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद आपके 1978 में। और अनुसूची 19 से संपत्ति के अधिकार को पृथककरण 1952 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संधि हुए उनको मिलान करना है। पहला वित्त आयोग दोस्तों कब बना था, सन 1950 में पहले वित्त आयोग की पहला वित्त आयोग कब बना था यार, ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ डी, ए का 2 है। भारत की आकस्मिक नीति संबंधी अधिनियम बनाया था 1950 में। पहली जो राज्यसभा गठित हुई थी आपकी 1952 में, पहली है जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद में पहली राज्यसभा बनी थी। फिर आ रहा है आपका दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आपका 2019 में दे दिया गया। और जो पहला वित्त आयोग है वो 1950 में नहीं 1951 में बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बन रहा है डी का 3। और डी का 3 दोस्तों हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है दोस्तों जो आपातकाल के बारे में बता हुआ है, कौन कौन से आपातकाल कब कब हुए थे जो सुमेलित नहीं है। युद्ध घोषित होने के कारण दोस्तों आपातकाल कब हुआ था, ये पहली बार 1962 में हुआ था दोस्तों। लोकसभा की प्रथम बैठक 1952 में, ये भी ठीक है। सहकारिता आयोग का गठन 1983 में हुआ था। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1980। ये दोस्तों इसका गलत आंसर है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।